Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the इसरो के पर्सपेक्टिव से है। इसरो के द्वारा जो 100 मिशन है उसको लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से। 100 मिशन के अंदर में एक नेविगेशन जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया गया है। नेविगेशन सैटेलाइट का जो नेम है वो है GSLV F-15। स्टूडेंट्स, नेविगेशन जो सैटेलाइट है वो रिलेटेड है हमारा जो नेविक सिस्टम है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। इंडिया का जो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम जो इंडिजीनियस वे के अंदर इसरो के द्वारा डेवलप किया गया था, तो उसी से रिलेटेड ये जो सैटेलाइट है। स्टूडेंट्स, अब आपको श्रीहरिकोटा का जो लोकेशन है वो ज़रूर से पता होना चाहिए। आप देखिए कि कंटिन्यूअस इसरो के जो मिशंस हैं उसकी वजह से न्यूज़ के अंदर हुआ करता है। और इसरो का जो अदर सैटेलाइट्स हैं वो अदर जो वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं, सॉरी सैटेलाइट्स नहीं, रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है जो कहाँ पे है, थुम्बा के अंदर में, केरल के वहाँ पे वो सिचुएटेड है। हमारा जो DRDO का जो आप देखिए कि मिसाइल का जो टेस्टिंग जो जगह है वो कौन सा है, चांदीपुर नाम से एक बीच है उड़ीसा के वहाँ पे। तो ये जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं उनके बारे में आपको ज़रूर से जानकारी होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो एटलास के अंदर जाके इनको प्रैक्टिस ज़रूर से कीजिए। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे श्रीहरिकोटा के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट, सपोज कीजिए इंडिया का रफ मैप है। इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है उसके अंदर जो आंध्र प्रदेश का जो एरिया सिचुएटेड है, आप देखिए कि आंध्र प्रदेश के वहाँ पे एक बैरियर आइलैंड है वो क्रिएट होता है। वो जो बैरियर आइलैंड है वही श्रीहरिकोटा है जो कि बेसिकली पुलिकेट लेक को भी सेपरेट करता है बे ऑफ बंगाल से। आप देखिए कि यहाँ पे इस तरीके से श्रीहरिकोटा है वो सिचुएटेड है। पुलिकेट लेक को भी ये सेपरेट करेगा श्रीहरिकोटा से। इसी वजह से आप देखिए कि जो पुलिकेट लेक है वो एक लेगून है जिसका 96% जो एरिया है वो किसके अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर में। और आप देखिए कि 4% जो एरिया है वो सिचुएटेड है तमिलनाडु के अंदर में। स्टूडेंट्स, ये तो श्रीहरिकोटा का जो लोकेशन हुआ। यहाँ से आप देखिए कि इसरो के द्वारा क्या लॉन्च किया जाता है, सैटेलाइट्स यहाँ से लॉन्च की जाती हैं। अभी जो 100 मिशन है उसको कैरी आउट किया गया। श्रीहरिकोटा से फर्स्ट टाइम जो सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था वो 1979 के समय था। हमारे काफ़ी सारे जो सक्सेसफुल मिशन हैं, चंद्रयान फर्स्ट है 2008 के समय का, चंद्रयान सेकंड है, चंद्रयान थर्ड है। तो आप देखिए कि इन मिशंस का जो लॉन्चिंग कैरी आउट किया गया था वो श्रीहरिकोटा से ही किया गया। क्या सभी जो मिशंस हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं? आप देखिए कि कुछ ऐसे भी मिशंस हैं जिसके अंदर अनसक्सेसफुल है, वो भी वहाँ पे रिसीव हुआ था। मिशंस को जब लॉन्च किया गया उसके अंदर कोई टेक्निकल एरर था या किसी अदर रीजन की वजह से। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से इसरो का जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल एरिया है सदर्न पार्ट के अंदर में, केरल के वहाँ पे थुम्बा नाम की एक जगह है, थुम्बा नाम की एक जगह है केरल के वहाँ पे, त्रिवेंद्रपुरम के नियर बाई एरिया के अंदर में। आप देखिए कि वहाँ पे इंडिया का जो रॉकेट लॉन्चिंग जो साइट है वो सिचुएटेड है, रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है इसरो का। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, उड़ीसा का जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है वहीं पे ही चांदीपुर बीच है जहाँ पे DRDO जो हमारा डिफेंस के पर्सपेक्टिव से है, उनके द्वारा आप देखिए कि जो मिसाइल्स है उनको वहाँ पे टेस्टिंग है वो किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, आपको जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो नेविक सिस्टम है उसके पर्सपेक्टिव से जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि यूपीएससी ने 2 टाइम्स इस सिस्टम के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं। यूपीएससी के द्वारा 2018 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर में जो हमारा नेविक सिस्टम है, जिसको कि अर्लियर फेज के अंदर में किस नाम से जाना करते थे, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS है। तो आप देखिए उसके उसका जो कितना जो डिस्टेंस है वहाँ पे जो नेविगेशन सिस्टम है उसको डील किया जाता है इसके द्वारा। ऐसा एक क्वेश्चन है वो पूछा गया था 2018 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर में। रिसेंटली आप देखिए कि वर्ल्ड के जो अदर नेविगेशन सिस्टम्स हैं उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन आया था 2023 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर में। तो इस तरीके से आपको ये जो सिस्टम है नेविगेशन सिस्टम, इसके बारे में जो जानकारी है वो ज़रूर से होना चाहिए। इंडिया के अगर हम इस नेविगेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि पोजीशन है, वेलोसिटी है, टाइम पीरियड है, उसके अकॉर्डिंग में एक यहाँ पे जो ग्लोबल पोजिशनल सिस्टम के इक्विवेलेंट इंडिया का यहाँ पे एक नेविगेशन जो सिस्टम है उसको डेवलप किया गया, जिसके अंदर में आप देखिए कि इंडिया का जो यहाँ पे एरिया है, इंडिया का जो एरिया है इसके 1500 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है वहाँ पे नेविगेशन को डील किया जाता है IRNS या नेविक सिस्टम के द्वारा। अब यूपीएससी ने जब क्वेश्चन पूछा था तो आप देखिए कि इन जो डिजिट हैं उनको चेंज कर दिया गया।
1500 है, एग्जाम के अंदर में इसको चेंज करके कर दिया गया 700 7500 के आसपास। तो आप देखिए कि 7500 है, एक इक्विवेलेंट आपको नंबर देखने के लिए मिलेगा अगर आपने अच्छे से इसको याद नहीं किया है। तो इस तरीके से जो नंबर्स हैं वो चेंज कर दिए जाएंगे यूपीएससी के द्वारा एग्जाम के अंदर में, एग्जैक्ट जो फिगर्स हैं उससे अलग। नेक्स्ट आप देखिए कि इसके अंदर में टू टाइप ऑफ सर्विस है वो प्रोवाइड की जाती हैं। एक सर्विस आप देखिए कि जो स्टैंडर्ड पोजीशनिंग जो सर्विस हुआ करती है, जो कि बेसिकली लोकेशन आपको शो करेगा। सेकंड स्टूडेंट डिफेंस एंड रिसर्च के पर्सपेक्टिव से रेस्ट्रिक्टेड सर्विस हैं, जो कि कुछ रेस्ट्रिक्टेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट्स हैं, उनको ही अवेलेबल हुआ करती हैं। तो टू टाइप ऑफ सर्विस है, स्टैंडर्ड पोजिशनल सर्विस है, एसपीएस है। इसके अलावा आप देखिए कि कौन सा है यहाँ पे सेकंड रेस्ट्रिक्टेड सर्विस है, जो कि कुछ लिमिटेड डिपार्टमेंट्स हैं उन्हीं को अवेलेबल रहेगा नेविक सिस्टम के थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं जिनका खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के समय में। आप देखिए कि यूएस का जो नेविगेशन सिस्टम है उसका जो नेम है वो है जीपीएस। जीपीएस आपने काफ़ी बार मोबाइल के अंदर भी यूज किया होगा, आपका जो लोकेशन के पर्सपेक्टिव से जो नेविगेशन की रिगार्डिंग में प्रेजेंट समय में यूज किया जाता है। रसिया का भी है स्टूडेंट्स, रसिया का भी आपका आप देखिए कि अपना एक नेविगेशन सिस्टम है। रसिया का जो नेविगेशन सिस्टम है उसका नेम है ग्लोनास, उसका जो नेम है वो है ग्लोनास। थर्ड आप देखिए कि चाइना का भी यहाँ पे एक नेविगेशन सिस्टम है, चाइना का जो नेम है वो है बीदू, बैदू या बीदू, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। जापान का है स्टूडेंट्स क्वासी जेनिथ है, जापान का भी है, जापान का है क्वासी जेनिथ है, क्वासी जेनिथ है। और स्टूडेंट्स आप देखिए कि यूरोप का है जिसका जो नेम है वो है गैलीलियो। तो गैलीलियो है वो यूरोप से रिलेटेड है। इस तरीके से आपको जो नेविगेशन सिस्टम्स हैं उनके बारे में यहाँ पे जानकारी होना चाहिए। यूपीएससी के द्वारा 2 टाइम्स इस एरिया से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं। श्रीहरिकोटा का लोकेशन एक बार आप जरूर से देख लेना। क्या श्रीहरिकोटा हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है 82.5 का, जो आप देखिए कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है उसके लेफ्ट एरिया के अंदर सिचुएटेड है या राइट एरिया के अंदर में, उसको पर्सपेक्टिव से भी एक बार उसको एनालाइज करना, कहाँ से हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पीरियड का जो लाइन है वो पास हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, क्राउड मैनेजमेंट आप देखिए कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया है लोकल अथॉरिटीज़ के पर्सपेक्टिव से भी या जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी रिगार्डिंग में। क्योंकि आप देखिए कि अगर आप कोई भी यहाँ पे इवेंट को कैरी आउट करते हो, वहाँ पे प्रॉपर वे के अंदर क्राउड का जो मैनेजमेंट नहीं है, एंट्री और एग्जिट के अंदर में क्राउड को अच्छे से जो मैनेज है वो नहीं किया गया, तो बेसिकली वहाँ पे आप देखिए कि स्टैम्पीड का जो सिचुएशन है वो हो सकता है, जो अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया महाकुंभ के वहाँ पे। महाकुंभ के वहाँ पे आप देखिए कि मौनी अमावस्या का एक डे है जिसके अंदर ऑस्पिशियस जो बाथिंग का जो प्रोसेस हुआ करता है, ऑस्पिशियस एक आवर है जिसके अंदर में लोगों के द्वारा जो रिचुअल क्लीनिंग है उसको कैरी आउट किया जाता है। तो उसी के अंदर में क्राउड का जो मैनेज ना होने की वजह से कुछ आप देखिए कि टू मच क्राउड है, लोग वहाँ पे डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करते हैं, इसी वजह से आपको इस तरीके का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिला, जिसके अंदर कुछ कैजुअलिटीज़ हैं उनको भी वहाँ पे ऑब्जर्व है वो किया गया है। अब आप देखिए कि हमारे एग्जाम के पर्पज से क्या आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आपसे मेंस के पेपर के अंदर में क्राउड मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। रिसेंटली हमारे यहाँ पे कंट्री के अंदर में काफ़ी सारे जो इंसिडेंट्स हैं वो सामने आए हैं, चाहे वो तिरुपति का एरिया हो। आप देखिए कि जो श्रीहरिकोटा अभी हमने डिस्कस किया है सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर के पर्सपेक्टिव से, वो तिरुपति जो डिस्ट्रिक्ट है उसी का वो पार्ट है, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर में है। वहाँ पे भी आप देखिए कि लॉर्ड वेंकटेश्वरा है, उसके रिगार्डिंग में जो पीपल हैं वो विजिट करते हैं। रिसेंटली उत्तर प्रदेश के अंदर ही हमने ऑब्जर्व किया कल के ही न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंदर में कि जैनिज्म का जो रिलीजन है उसके पर्सपेक्टिव से एक अभिषेकम का कॉन्सेप्ट था वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर में। वहाँ पे भी आप देखिए कि जो स्टेज है वो उसके अंदर में ब्रेक होता है और कुछ लोगों का जो कैजुअलिटी है उसको भी वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया था। हाथरस नाम की जो जगह है उत्तर प्रदेश के अंदर में, अलीगढ़ के पास में है हाथरस की जो जगह है, वहाँ पे भी आप देखिए कि ऐसे ही एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है जिसके अंदर स्टैम्पीड का जो सिचुएशन है उसको देखा गया था जुलाई के मंथ के दौरान में। तो समय समय पे ये जो क्राउड मिसमैनेजमेंट के जो इश्यूज आया करते हैं, क्राउड को अच्छे से नहीं मैनेज किया गया, आपसे मेंस के पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कुंभ मेला के बारे में है। महाकुंभ इस साल ऑर्गेनाइज हो रहा है। 12 ईयर्स के लेटर फेज के अंदर वो ऑर्गेनाइज हुआ करता है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है महाकुंभ? प्रयागराज के अंदर में। प्रयागराज के अंदर में अब आप देखिए कि वहाँ पे 3 रिवर्स हैं वो मिला करती हैं। कौन कौन सा रिवर है? गंगा है, यमुना है, और आप देखिए कि जो सरस्वती रिवर है वो मिलती हैं। इसी वजह से प्रयागराज के उस एरिया को त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना करते हैं। अब स्टूडेंट्स 3 रिवर्स का वहाँ पे आप देखिए कि कन्फ्लुएंस का एरिया है। ऑस्पिशियस वो डे था। ऑस्पिशियस आवर के अंदर में जो बाथिंग प्रोसेस है उसको कैरी आउट करना था पर्सन्स के द्वारा। बट जब हम यहाँ पे रिचुअल क्लीनिंग के बारे में रीड करते हैं तो आप देखिए कि रिचुअल क्लीनिंग के पर्सपेक्टिव से आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। वहाँ पे आप देखिए कि ग्रेट बाथ जो हुआ करता था, जो मेजर साइट्स के वहाँ पे प्रेजेंस है ग्रेट बाथ वहाँ पे। तो स्टूडेंट जो ग्रेट बात का जो बेसिक मैंडेट यही था कि रिचुअल क्लीनिंग है वो कैरी आउट की जाती है। हमारे कंट्री के अंदर अगर कुंभ मेला नहीं ऑर्गेनाइज होता है उस साल में, तो उस साल भी आप देखिए कि जो हमारे जो इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज हैं वहाँ पे एक रिचुअल क्लीनिंग का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप देखिए कि मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति जो 14 जनवरी के समय सेलिब्रेट होता है, तो उस दौरान में गंगा सागर का जो मेला है जो कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है? गंगा सागर सागर आइलैंड है वेस्ट बंगाल के वहाँ पे। और भी हमारे जो इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज हैं जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं, वहाँ पे जो रिचुअल क्लीनिंग है उसको कैरी आउट किया जाता है इसी तरीके से जो भी ऑस्पिशियस डेज हैं उसके रिगार्डिंग में। अब कुंभ मेला के बारे में आपको जो लोकेशन पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है। प्रयागराज के अंदर में ऑर्गेनाइज होता है। मध्य प्रदेश के अंदर में उज्जैन नाम की जो जगह है, कौन सा रिवर फ्लो करता है उज्जैन से? सिप्रा रिवर है वो फ्लो करेगा। फिर आप देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर नासिक नाम की जो जगह है, और इसके अलावा स्टूडेंट्स हरिद्वार है, हरिद्वार भी वहाँ पे है। तो ये 4 प्लेसेज हैं जहाँ पे कुंभ मेला है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। यूनेस्को का जब हम इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट को रीड करते हैं, तो इंडिया की तरफ से आप देखिए कि कुंभ मेला है जिसको कि 2017 के समय उस लिस्ट के अंदर ऐड किया गया था। टोटल 15 ऐसी चीज़ें हैं इंडिया की तरफ से जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, जो कि यूनेस्को की पर्सपेक्टिव से है। यूनेस्को के द्वारा उसके अंदर में जो किसी भी कंट्री का जो इंटेंजिबल हेरिटेज है उसको आप देखिए कि ऐड किया जाता है। 2017 के समय कुंभ मेला को ऐड किया गया। उसके बाद में आप देखिए कि कुंभ मेला के लेटर फेज के अंदर में आपको जो गरबा ऑफ गुजरात है, दुर्गा पूजा है, वेस्ट बंगाल से दुर्गा पूजा है, गुजरात के अंदर में जो गरबा ऑर्गेनाइज होता है नवरात्रि फेस्टिवल के दौरान में, तो उनको भी वहाँ पे जो ऐड है वो किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जो थिंग्स हैं जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का पार्ट है। क्या एक बार हम इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है उसको यहाँ पे रिवाइज करें, क्योंकि आप देखिए कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको इसी तरीके से जो रिवीजन है उसको कैरी आउट करने का ज़रूरत है। यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट से, तो एक बार उसको रिवाइज करते हैं। स्टूडेंट 2003 के समय यूनेस्को के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। 2003 के समय यहाँ पे इसको रिवाइज करेंगे स्टूडेंट्स। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर में इंडिया का टोटल 15 जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट टोटल 15 है। 2008 के समय में आपको कुडियट्टम है उसको ऐड किया गया, जो कि एक संस्कृत थिएटर है। आप देखिए कि कुडियट्टम है जो क्या है, एक संस्कृत जो थिएटर है, कुडियट्टम है संस्कृत थिएटर है जिसको कि 2008 के समय ऐड किया गया। तो स्टूडेंट्स आपको वैदिक चैंटिंग है, जो हमारा वैदिक चैंटिंग हुआ करता है उसको यहाँ पे ऐड किया गया, वैदिक चैंटिंग है। रामलीला जो ट्रेडिशनल परफॉर्म हुआ करता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में, तो आप देखिए कि रामलीला को ऐड किया गया, रामलीला है उसको ऐड किया गया। स्टूडेंट्स रामलीला के लेटर फेज के अंदर में एक ऐसा ही एक थिएटर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस वो हुआ करती है, कहाँ पे? जो हमारा गढ़वाल का जो रीजन है, आप देखिए उत्तराखंड को जब आप रीड करते हो 2 पार्ट्स के अंदर वो डिवाइड है। एक पार्ट है कुमायूं का रीजन है जो कि ईस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट जो है उत्तराखंड का जिसको कि गढ़वाल रीजन के नाम से जाना करते हैं। तो गढ़वाल के वहाँ पे एक थिएटर, रिचुअल थिएटर का जो परफॉर्मेंस हुआ करता है जिसको कि हम रम्मन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से स्टूडेंट्स? रम्मन के नाम से। एक बार फिर से देखिए इनको, कुडियट्टम है संस्कृत थिएटर है, वैदिक चैंटिंग है जो ट्रेडिशनल हुआ करता है हमारे यहाँ पे, रामलीला है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर मैक्सिमम उसका प्रेजेंस है, और स्टूडेंट्स रम्मन जो कि गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड के अंदर परफॉर्म होता है एक थिएटर है। अगर हम बात करें रम्मन के बाद में, फिर आप देखिए कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में छाऊ डांस आपने ऑब्जर्व किया होगा, छाऊ डांस है
जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर आसाम है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, वहाँ पे ये परफॉर्म हुआ करता है। राजस्थान के अंदर में आप देखिए कि कालबेलिया एक डांस है, कालबेलिया नाम की जो ट्राइब है जिनके द्वारा स्नेक की तरह जो डांस है वो किया जाता है, तो कालबेलिया डांस को भी ऐड किया गया है इसके अंदर में। मूडियट्टू है, जो कि आप देखिए कि केरल के वहाँ पे एक थिएटर है, डांस और ड्रामा उसके अंदर कैरी आउट होता है, तो मूडियट्टू है, मूडियट्टू है, मूडियट्टू है। स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखिए कि बुद्धिस्ट जो चैंटिंग हुआ करती है लद्दाख के अंदर में, वैदिक चैंटिंग की रिगार्डिंग में ही आप देखिए कि बुद्धिस्ट चैंटिंग जो है जो कहाँ पे हुआ करती है, लद्दाख के रीजन के अंदर में, तो उसको यहाँ पे ऐड किया गया। मणिपुर के अंदर में जो संकीर्तना का एक कॉन्सेप्ट है, मणिपुर के अंदर में जो संकीर्तना हुआ करता है, तो संकीर्तना को भी ऐड किया गया इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर में। संकीर्तना है स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन भी है वो पूछा था एग्जाम के अंदर में 2017 के दौरान में। फिर आप देखिए कि जो ब्रास एंड कॉपर का जो क्राफ्ट हुआ करते हैं, जो बर्तन हुआ करते हैं, यूटेंसिल हुआ करते हैं, जो कि बेसिकली पंजाब के अंदर में बनाए जाते हैं, ब्रास एंड कॉपर के जो यूटेंसिल्स हैं उनको भी बेसिकली ऐड किया गया 2014 के समय में। तो ब्रास एंड कॉपर कॉपर के जो यूटेंसिल्स हैं। फिर स्टूडेंट्स नवरोज है, नवरोज बेसिकली क्या है, नवरोज आप देखिए कि पर्सियन न्यू ईयर है, बलबन के द्वारा इसका सेलिब्रेशन स्टार्ट किया गया था इंडिया के अंदर में, पर्सियन न्यू ईयर है, इसको भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का जो लिस्ट है उसके अंदर ऐड किया गया। फिर योगा को ऐड किया गया, योगा को ऐड करने के बाद में आप देखिए कि कुंभ मेला है उसको ऐड किया गया, और कुंभ मेला के बाद में आपको दुर्गा पूजा और गरबा ऑफ गुजरात है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। योगा के बाद में कुंभ मेला है, फिर आप देखिए कि गरबा है, और गरबा के बाद में दुर्गा पूजा आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि वेस्ट बंगाल के वहाँ पे परफॉर्म है वो हुआ करता है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के बारे में रीड किया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो सोसाइटल पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा। यहाँ से यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप न्यूज़ के बारे में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर के अंदर में हमारे जो मेट्रो सिटीज़ हैं, जो बिग 6 सिटीज़ हैं, वहाँ पे आप देखिए कि किसी भी तरीके से जो मैनुअल स्क्वेंजिंग का जो प्रैक्टिस है उसको स्टॉप किया जाए, उसको किसी भी तरीके से प्रैक्टिस वहाँ पे ना कैरी आउट हो। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप देखिए कि इस प्रैक्टिस को काफ़ी बार इनह्यूमन प्रैक्टिस का नाम है वो भी दिया गया है कि एक पर्सन के द्वारा जो सेप्टिक टैंक्स हैं, जो सीवरेज टैंक्स हैं उसके अंदर एंटर हो, वहाँ पे जो वेस्टेज है उसको बेसिकली आप देखिए कि क्लीन है वो किया जाए मैनुअल बेसिस के ऊपर में। तो ये जो मैनुअल स्क्वेंजिंग का जो प्रैक्टिस है उसको बेसिकली स्टॉप है वो किया जाए। काफ़ी बार आप देखिए कि हमारे कुछ ऐसे भी पार्ट्स हुआ करते थे कंट्री के जहाँ पे ड्राई लेटरिंग का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, उसको फिर इन ह्यूमन प्रैक्टिस को बैन करवाया गया। कुछ पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर हुआ करता था और वहाँ पे आप देखिए कि जो हमारे वल्नरेबल जो सेक्शंस हैं उनके द्वारा बेसिकली वो प्रैक्टिस को कैरी आउट किया जाता है मैनुअल स्क्वेंजिंग का। तो इन ह्यूमन प्रैक्टिस को बैन किया जाने का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है उसको मेंशन किया गया है। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मैनुअल स्क्वेंजिंग के ही पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि 2013 के समय में 2013 के समय गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट है उसको पास किया गया। एक्ट बेसिकली क्या है, एक्ट स्टूडेंट्स प्रिवेंशन करना है मैनुअल स्क्वेंजिंग को, और मैनुअल स्क्वेंजिंग प्रोसेस से रिलेटेड जो पर्सन है उनका रिहेबिलिटेशन है उसको कैरी आउट करना है। आप देखिए कि यहाँ पे प्रोहिबिट करना है, प्रोहिबिशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग, मैनुअल स्क्वेंजिंग का प्रोहिबिशन है, एंड रिहेबिलिटेशन जो यहाँ पे जो पर्सन है वो इंगेज हैं इस प्रोसेस के अंदर में। गवर्नमेंट के द्वारा रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के अंदर में इनको अल्टरनेटिव जो लाइवलीहुड है, अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी है उसको प्रोवाइड किया जाए, और भी इनको कुछ सपोर्ट देने का वहाँ पे प्रॉमिस है वो किया गया है इस एक्ट के थ्रू में, जिससे कि अल्टरनेटिव जो ऑक्यूपेशन है उसको अडोप्ट करें। और आप देखिए कि उनके द्वारा कम्प्लीटली अब इनका एक समय के बाद में जो मैनुअल स्क्वेंजिंग प्रोसेस के अंदर जो पर्सन इन्वॉल्व है उनका स्किन का जो डिजीज़ है, आई का जो डिजीज़ है वो आपको देखने के लिए मिलता है, वो उनको उससे वो आप देखिए कि वो सफ़र करते हैं। हमारी कंट्री के अंदर में काफ़ी बार आप देखिए कि मैनुअल स्क्वेंजिंग प्रैक्टिस के अंदर में जो पर्सन्स इन्वॉल्व हैं उनका डेथ का न्यूज़ भी सामने आता है। सेप्टिक टैंक्स के अंदर में उनका एंट्री हुआ, वहाँ पे कोई डेंजरस गैस है वो रिलीज होती है और उनका वहाँ पे डेथ होता है, क्योंकि काफ़ी बार जो सेफ्टी गियर्स हैं, जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर पर्सन के द्वारा। अब स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग में यूपीएससी ने 2016 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या पूछा था कि राष्ट्रीय गरिमा अभियान है,
राष्ट्रीय गरिमा अभियान है वो किसके रिलेटेड है? अब आप देखिए कि राष्ट्रीय गरिमा अभियान है ये उस साल न्यूज के अंदर में था। क्यों न्यूज के अंदर में था? स्वच्छ भारत अभियान जो लॉन्च किया गया था, ड्राई लेटरिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको बैन करने, उस प्रैक्टिस को बैन करने के बारे में बात किया गया था उस समय में। और आप देखिए कि राष्ट्रीय गरिमा अभियान वैसे लॉन्च तो 2004-05 के समय होता है। राष्ट्रीय गरिमा अभियान बेसिकली मैनुअल स्क्वेंजिंग को ही रोकने की रिगार्डिंग में है। जब भी आप मैनुअल स्क्वेंजिंग के बारे में रीड करते हो यूपीएससी के द्वारा मेंस के अंदर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बेसिकली यहाँ पे एक पर्सन का जो नेम है वो भी पता होना चाहिए। पर्सन का जो नेम है वो क्या है? बेंजवाड़ा बेंजवाड़ा विल्सन। बेंजवाड़ा विल्सन वो पर्सन है जिनके द्वारा मैनुअल स्क्वेंजिंग को रोकने के पर्सपेक्टिव से काफ़ी कुछ इनिशिएटिव्स हैं, काफ़ी कुछ इफर्ट्स हैं वो लगाए गए हैं जिससे कि ये प्रैक्टिस है उसको रोका जाए। रमन मैग्सेसे जो अवार्ड है जिसको कि एशिया का नोबल के नाम से भी जानते हैं, फिलीपाइंस का गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, वो बेंजवाड़ा विल्सन को दिया गया है। आपको ये जो नेम है वो जरूर से कोट करना चाहिए मैनुअल स्क्वेंजिंग के रिगार्डिंग में अगर आपका कोई आंसर है। एथिक्स के पर्सपेक्टिव से भी आप इसको यूज कर सकते हो कि कैसे पर्सन्स के द्वारा अपना वर्क है उसको कैरी आउट किया गया है। पब्लिक कोई भी यहाँ पे मिनेंस है, कोई भी यहाँ पे डेरोगेटरी प्रैक्टिस है उसको रोकने की रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट से, आप देखिए कि एडिटोरियल है क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से कि प्रॉमिस किया गया वार्मिंग वर्ल्ड के रिगार्डिंग में, बट आप देखिए कि वो जो प्रॉमिस है वो ब्रोकन स्टेज के अंदर में आया है प्रेजेंट समय में। क्यों यहाँ पे ब्रोकन स्टेज के अंदर में आया है ये जो प्रॉमिस? क्योंकि आप देखिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो न्यू प्रेसिडेंट है उनके द्वारा पेरिस एग्रीमेंट से यूएस का जो विड्रोवल प्रोसेस है, पेरिस एग्रीमेंट से यूएस का जो पुल आउट का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे अप्रूवल है वो किया गया। आने वाले 1 ईयर के अंदर में यूएस का जो आप देखिए कि उससे जो वर्कआउट का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। यूएस आप देखिए कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक और कंट्री है जिसका आप देखिए कि जो मनी भी है उसका भी प्रेजेंस है, डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट का ज़रूरत है इस यूएसए के द्वारा। और यूएसए के द्वारा ऑलरेडी आप देखिए कि जो फोशल फ्यूल्स का जो एमिशन है वो किया गया है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन सबको यूटिलाइज करते हुए। तो यहाँ पे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है ऐसे जो बिग कंट्री जिनके द्वारा मोर यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को कैरी आउट किया गया, इंडस्ट्रियल जो आप देखिए कि वेस्ट है उसका डिस्पोजल किया है, ग्लोबल वार्मिंग के पर्सपेक्टिव से उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी है वो उनके द्वारा सपोर्ट किया जाए। उसी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि क्योटो प्रोटोकॉल आता है जो कि एक बाइंडिंग डिक्लेरेशन था, वहाँ से वॉकआउट किया गया यूएसए के द्वारा। पेरिस का जो एग्रीमेंट है वो एक वॉलंटियर, वहाँ पे वॉलंटियर बेसिस पे जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाना था इन कंट्रीज के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज को। और अभी आप देखिए कि जो COP29 है उसके अंदर एडिशनल जो फंड है उसका डिमांड किया गया। तो ऐसे जो कंट्रीज हैं जैसे कि यूएस है जिसका 80% जो एनर्जी का जो प्राइमरी डिमांड है वो फोशियल फ्यूल्स का बर्निंग के थ्रू ही आप देखिए कि रीच होता है। 70% यूरोपियन यूनियन कंट्रीज का जो फोशियल फ्यूल जो एनर्जी का जो डिमांड है फोशियल फ्यूल्स बर्निंग के थ्रू ही आप देखिए कि उनका अचीव होता है। तो बेसिकली इन कंट्रीज का रेस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी आउट किया जाए जो यहाँ पे प्रोमिस किया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग को हमें रोकना है, मीन टेम्परेचर को हमें स्टॉप करना है। तो स्टूडेंट्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ये जो डिसीजन है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि एमजी नरेगा के बारे में है। एमजी नरेगा का जो फंडिंग प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। एमजी नरेगा के बारे में जब भी डिस्कशन हुआ करता है एक तो आपको 2-3 थिंग्स आपको पता होना चाहिए। एक तो आप देखिए कि यहाँ पे जो पेमेंट सिस्टम है उसके रिगार्डिंग में कंट्रोवर्सी के अंदर न्यूज़ के अंदर है प्रेजेंट समय में कि पेमेंट को नहीं कैरी आउट किया गया है। काफ़ी सारे स्टेट्स के वहाँ पे जो पेमेंट सिस्टम है उसके अंदर डिले प्रोसेस है। और आप देखिए कि समय के साथ में जो इन्फ्लेशन रेट है उसके साथ में जो वर्कर्स का जो पेमेंट है उसको भी वहाँ पे ऐड करने का ज़रूरत है। एमजी नरेगा के अंदर जो पर्सन है वो वर्क किया करते हैं। और बाकी जो एमजी नरेगा के बारे में जो जानकारी है वो हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि ग्राउंड आपका जो रूरल एरिया है वहाँ पे अनस्किल्ड लेबर फोर्स को कुछ 100 डेज के आसपास का जो गारंटेड एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम के थ्रू। और इसके अलावा आप देखिए कि आपको जो बेसिकली कुछ मनी है वो भी प्रोवाइड होगा। आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम है जो भी न्यूज़ के अंदर में था इस एमजी नरेगा के ही पर्सपेक्टिव से, जिसके अंदर काफ़ी सारा जो पेमेंट है उसको रोक लिया गया था, डिस्क्रिपेंसी ना हो, कोई फेक यहाँ पे बेनिफिशरी है वो ना हो एमजी नरेगा इस स्कीम के रिगार्डिंग में। जो मटेरियल यूज किया जाता है उसके अंदर 60% जो मनी का एक्सपेंडिचर है वो सेंटर के द्वारा हुआ करता है।
40% जो एक्सपेंडिचर है वो स्टेट के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा, जो मटेरियल यूज हुआ करता है एमजी नरेगा स्कीम के अंदर में। सपोज कीजिए कहीं पे फुटपाथ है, उसका डेवलपमेंट करना है, जो टाइल्स लगाई जाएंगी उसके अंदर में जो पैसा है 40% स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव से है, सोसाइटल पर्सपेक्टिव से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे वल्नरेबल सेक्शन को न्यूट्रिशनल जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि आप देखिए कि सितंबर का जो मंथ हुआ करता है हमारे कंट्री के अंदर में, जिसको कि पोषण माह के नाम से जाना करते हैं, तो ग्रास रूट लेवल के ऊपर में जब भी हम न्यूट्रिशनल के पर्सपेक्टिव से रीड करते हैं, या वुमेन को न्यूट्रिशन यहाँ पे प्रोवाइड करना हो, प्रेग्नेंट वुमेन को, या आप देखिए कि किसी जो अर्ली जो चिल्ड्रन है उसके जो चाइल्डहुड के अंदर में जो उसको न्यूट्रिशनल जो फूड है वो प्रोवाइड करना हो आंगनवाड़ी जो सेंटर्स है उसके थ्रू में, तो काफ़ी बार जब भी हम ग्रास रूट लेवल के ऊपर में आप देखिए कि हम जब भी रीड करते हैं यहाँ पे न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव से या हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, तो एक 3A का जो कॉन्सेप्ट है वो हुआ करता है। आप देखिए कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर में हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू को प्रोवाइड करने के पर्सपेक्टिव से ANM है, ANM जो कि आपको बेसिकली हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। फिर आप देखिए कि आशा वर्कर्स हैं और स्टूडेंट्स आंगनवाड़ी जो सेंटर्स हैं। तो इस तरीके से 3A का एक कॉन्सेप्ट है जिनके द्वारा बेसिक जो सपोर्ट है या जो बैकबोन है उसके रूप से उनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आप देखिए कि यहाँ पे मिल्क के पर्सपेक्टिव से है, तो आपको हेल्थ के रिगार्डिंग में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिल्क है उसका किस तरीके से इम्पोर्टेंस है हमारे कंट्री के अंदर में। क्या हमारा जो ऑपरेशन जो वाइट रिवॉल्यूशन को कैरी आउट किया गया था ऑपरेशन फ्लड के थ्रू में, क्या मिल्क का जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, जिसके थ्रू आप देखिए कि सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, सभी जो पर्सन है उनको जो मिल्क का जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज हुआ है, क्या इसके अंदर भी किसी तरीके का डिस्क्रिपेंसी है। तो इस तरीके से आपको जानकारी है वो होना चाहिए। स्टूडेंट्स मिल्क के पर्सपेक्टिव से जब भी हम रीड करें तो आप देखिए कि ऑपरेशन फ्लड के थ्रू वाइट रिवॉल्यूशन है उसको कैरी आउट किया गया था। किनके द्वारा किया गया था वाइट रिवॉल्यूशन? वर्गीज कुरियन है, वर्गीज कुरियन नाम के जो पर्सन है, वर्गीज कुरियन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सन है स्टूडेंट्स ऑपरेशन फ्लड वाइट रिवॉल्यूशन की रिगार्डिंग। इंडिया को आप देखिए कि वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड लार्जेस्ट जो कंज्यूमर है वो यहाँ पे बेसिकली लार्जेस्ट कंज्यूमर तो इंडिया इस वजह से है क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन हाई है। तो आप देखिए कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के रूप से डेवलप किया गया। टाइम के साथ में यहाँ पे वर्गीज कुरियन सर का जो यहाँ पे जो प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया था वो आप देखिए कि टाइम के साथ में यहाँ पे इंक्रीज होता गया ओवर द ईयर्स। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मिल्क के पर्सपेक्टिव से, तो मिल्क आप देखिए कि वाइटल सोर्स है प्रोटीन का, कैल्शियम का और अदर कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसका भी आपको जो वाइटल सोर्स है वो मिल्क आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि प्रोटीन है, कैल्शियम है, इनका एक वाइटल सोर्स है मिल्क। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मिल्क के ही रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि मिल्क का अगर कंजप्शन किया जाता है किसी चिल्ड्रन के द्वारा, तो स्टंटिंग का जो प्रॉब्लम है या अंडरवेट का जो प्रॉब्लम है, जो कि मेजरली हमारे यहाँ पे चिल्ड्रंस के अंदर में स्टंटिंग है, ओबेसिटी है जो आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए ओबेसिटी तो नहीं रिड्यूस कर पाएगा, बट स्टंटिंग और अंडरवेट का जो प्रॉब्लम है उसको ये रिड्यूस किया जा सकता है मिल्क का प्रॉपर कंजप्शन की वजह से। स्टंटिंग क्या है? बेसिकली हाइट का ग्रोथ ना होना, एज के साथ में जो हाइट ग्रो होना चाहिए वो ना होना, वो एक स्टंटिंग का प्रॉब्लम है। और हर एक तरीके का न्यूट्रिएंट्स का अवेलेबिलिटी या आप देखिए कि न्यूट्रिशियस डाइट नहीं है, तो उस समय इस तरीके का जो प्रॉब्लम्स है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स रिसेंटली आप देखिए कि हमारे जो सर्वेज हैं उनके द्वारा बताया गया है कि हमारे जो लोअर 30% जो पर्सनस हैं उनके द्वारा ओनली आप देखिए कि 18% ऑफ मिल्क का जो कंजप्शन है वो हुआ करता है। डेट मीन्स कि हमारे जो वल्नरेबल पर्सनस हैं उनको कम मिल्क का प्रेजेंस है, हो सकता है इसका प्राइस हाई हो, उनको अवेलेबल ना हो, और उसी वजह से उनका जो देखिए कि हेल्थ के जो पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर उनका जो परफॉर्मेंस है वो आपको डिक्लाइनिंग सिचुएशन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। रूरल एरिया हमारा मेजर सोर्स है मिल्क के प्रोडक्शन की रिगार्डिंग में। बट आप देखिए कि अगर हम बात करें हमारे जो स्टेट्स के पर्सपेक्टिव से, तो हमारे जो वेस्टर्न स्टेट हैं, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, वहाँ पे मिल्क का जो कंजप्शन है वो मोर है। अगर हम कंपेयर करें ईस्टर्न कोस्टल जो हमारे स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सब रीजन्स के रिगार्डिंग में, तो वेस्टर्न कोस्ट के जो स्टेट्स हैं, वेस्टर्न पार्ट के जो स्टेट्स हैं, उनका जो मिल्क कंजप्शन है वो हायर है। हमारे जो आप देखिए कि शेड्यूल ट्राइबल जो पर्सनस हैं उनका भी जो कंजप्शन है वो काफ़ी कम है।
तो किस तरीके से हमें जो कंजप्शन एरिया है उसको इंक्रीज करने का ज़रूरत है, कंजप्शन को इंक्रीज किया जाए जिससे कि उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो यहाँ पे डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल किया जाए ओनली मिल्क के थ्रू ही। स्टूडेंट्स, पोषण माह हमारे कंट्री के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया जाता है। कंट्री के अंदर में आप देखिए लॉन्च किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। सितंबर का जो मंथ है उसको हम पोषण माह के रूप से सेलिब्रेट करते हैं, जिससे कि न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग में अवेयरनेस है उसको जनरेट किया जा सके। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि यहाँ पे जो 300 ग्राम, आप देखिए कि एक एडल्ट पर्सन को जो मिल्क का जो डिमांड है वो होना चाहिए, उसका जो मिल्क का जो यहाँ पे डिमांड है, और उसको अगर यहाँ पे अचीव करना है तो उसको अवेलेबिलिटी है वो कैरी आउट किया जाए। बट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे मिल्क का कंजप्शन ना होते हुए एडल्ट पर्सनस के द्वारा हाई फैट है, हाई शुगर कंटेंट्स है, उसको यूज किया जाता है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को डील करने के पर्सपेक्टिव से हमारे जो ग्रास रूट लेवल के जो इनिशिएटिव हैं, जिसमें एक तो आप देखिए कि पोषण अभियान है। पोषण अभियान के अलावा स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्कीम है इनको बेटर वे के अंदर यूटिलाइज किया जाए जिससे कि मिल्क को प्रोवाइड किया जा सके। सेकंड, आप देखिए कि यहाँ पे जो बेनिफिट एम्फेसिस के बेसिस पे इसका मिल्क का जो कंजप्शन का जो बेनिफिट है वो क्या है, उसके रिगार्डिंग में अवेयरनेस को भी जनरेट करने का ज़रूरत है। उसके रिगार्डिंग में अवेयरनेस किस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप है, डॉक्टर्स के थ्रू, सिविल सोसाइटी के थ्रू अवेयरनेस को जनरेट किया जाए। थर्ड, स्टूडेंट्स, यूनाइटेड किंगडम का एक मॉडल है, यूके का एक मॉडल है। यूके का मॉडल किस तरीके से है, वहाँ पे आप देखिए कि चेंज फॉर लाइफ शुगर स्वैप एक कैंपेन को लॉन्च किया गया था, जिसके थ्रू वहाँ पे शुगर का जो कंजप्शन है वो रिड्यूस हुआ है यूनाइटेड किंगडम के वहाँ पे। तो इंडिया के द्वारा भी ऐसे ही एक कैंपेन को लॉन्च करने का ज़रूरत है जिससे कि मिल्क का जो कंजप्शन है वो इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बजट आप देखिए कि 1 फरवरी को प्रेजेंट होगा फाइनेंस मिनिस्टर मैम के द्वारा। तो बजट के रिगार्डिंग में है, यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट का स्कीम्स हैं जो कि आप देखिए कि उनके 10 ईयर का जो समय है वो भी हुआ है। इसमें स्कीम है डिजिटल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, स्मार्ट सिटी मिशन है, जिसके अंदर कुछ पैसा है वो रिड्यूस हुआ है बजट का जो अलोकेशन है उसके रिगार्डिंग में, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीशन फेज के अंदर में है, तो लेस बजट वो अलोकेट किया जाएगा उस एरियाज के अंदर में। अभी जो न्यू स्कीम्स हैं उसके उसके रिगार्डिंग में मोर बजटरी जो एलोकेशन है वो हुआ करता है। बजट आप देखिए कि 1 फरवरी को प्रेजेंट इस वजह से किया जाने लगा क्योंकि जब हमारा फाइनेंस ईयर कंप्लीट हो तो उसी से पहले बजट का जो सभी डिस्कशंस है वो हो चुके हैं और बजट यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर में आ जाए अप्रैल एंड मई के समय में। अप्रैल के समय ही आप देखिए कि यहाँ पे मेन पॉसिबिलिटीज हुआ करता है। 30 जो मार्च का जो डे है वो हमारा 31 मार्च लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो वर्किंग डे हुआ करता है। तो बजट के रिगार्डिंग में था, न्यू स्कीम्स के अंदर जो फंडिंग एलोकेशन है उसके पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है ज़्यादा कुछ यहाँ पे। नेक्स्ट, इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर में, किस स्कीम के अंदर जो पैसा है वो रिड्यूस हुआ है, किस में आप देखिए कि हायर हुआ है। मैक्सिमम आपको ट्रेंड बेसिस पे पूछा जा सकता है कि ओवर द ईयर्स हमारा जो डिफेंस कंजप्शन, डिफेंस का जो आप देखिए एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस हुआ है या इंक्रीज हुआ है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसी एग्जैक्ट स्कीम के रिगार्डिंग में जो ऐसा क्वेश्चन है वो नहीं हुआ करते हैं। नेक्स्ट, आप देखिए कि जो हमारे MK गांधी सर हैं, आप देखिए कि 30 जनवरी का वो डे है जब उनको असैसिनेट कर दिया गया था नाथुराम गोडसे के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, उन्हीं से रिलेटेड ये उनका जो कम्प्लीटली जो वर्किंग प्रोसेस है उसके अंदर में उनका एक आप देखिए कि नीस हुआ करती थी, मनु गांधी हैं, जो उनके आपको हमेशा सपोर्टिव वे के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो उन्हीं के पर्सपेक्टिव से कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। हमने इस न्यूज़ को इंक्लूड इस वजह से किया कि महात्मा गांधी का जो अब देखिए असैसिनेट है वो कर दिया गया था 30 जनवरी को नाथुराम गोडसे के द्वारा। तो उस जो डे है उसकी वजह से हमने इस न्यूज़ को यहाँ पे इंक्लूड है वो किया है। स्टूडेंट, ट्रिपल तलाक जिसको कि बैन किया गया था, आप देखिए कि तलाक का जो कॉन्सेप्ट है, मुस्लिम जो हमारा सोसाइटल ग्रुप्स हैं उसके अंदर में जो तलाक का जो कॉन्सेप्ट है वो 2 टाइप्स का हुआ करता था। तलाक बिद्दत है, तलाक सुन्नत है। तलाक बिद्दत है जो एक इंस्टेंट तलाक का कॉन्सेप्ट हुआ करता है, एक तलाक सुन्नत है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो बेसिकली बैन किया गया था, जो इंस्टेंट तलाक है, जो ट्रिपल तलाक का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे बैन किया गया था। अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेंटर से जो सवाल है वो ये पूछा गया है कि कितने केसेज हैं वो यहाँ पे रजिस्टर हुए हैं ट्रिपल तलाक लो है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट, आप देखिए कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है जो हमारा रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन हुआ करता है। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का ये लास्ट यहाँ पे जो सेरेमनी हुआ करता है बीटिंग रिट्रीट,
जो विजय चौक के अराउंड आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारी जो डिफेंस फोर्सेज के जो पर्सनल्स हैं उनके द्वारा आप देखिए कि जो आप म्यूजिक है उसको यूज़ किया जाता है, कदम से कदम बढ़ाई जा, गीत खुशी के गाई जा, इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स, बीटिंग रिट्रीट है जो विजय चौक पे स्टार्ट होता है 1955 के समय में। 1955 के समय स्टार्ट हुआ। हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन यहाँ से एंड होता है इस सेरेमनी के लेटर फेज के अंदर में। स्टूडेंट, जो आप देखिए कि पुणे के वहाँ पे जो गुलियन बेरे सिंड्रोम है जिसका कि बेसिकली आउटब्रेक हुआ है, तो 2 डेथ है उनको ऑब्जर्व किया गया है। कुछ नए फ्रेश केसेस भी आए हैं जिसके अंदर बेसिकली आप देखिए कि हमारा जो न्यूरॉन सिस्टम है जो हमारा उसके ऊपर अटैक होता है, जो लम्स हैं उसका जो एक्टिव प्रोसेस है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी विलेज के अंदर में कुछ सस्पिशियस जो डेथ है उनको ऑब्जर्व किया गया था, उसी वजह से कुछ पर्सन्स को अदर विलेज एरिया के अंदर में जो शिफ्ट है वो किया गया है। कुछ वहाँ पे डेथ है उनको ऑब्जर्व किया गया है पिछले कुछ दिनों के अंदर में, जहाँ पे आप देखिए कि सस्पिशियस डेथ है वो हुई हैं उस एरिया में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, डोमेस्टिक जो सपोर्ट के जो पर्सन्स हुआ करते हैं, आप देखिए कि डोमेस्टिक सपोर्ट के जो पर्सन्स हैं उनको किसी भी तरीके का अब्यूज़ है वो ना हो। प्रोएक्टिव जो लॉज हैं उनको यहाँ पे उनका लैकिंग है प्रेजेंट समय में, तो उन जो लॉज हैं उनको फ्रेम किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि जो डोमेस्टिक जो सपोर्ट के जो पर्सन हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, उनको किसी भी तरीके का वर्किंग कंडीशन के रिगार्डिंग में अब्यूज़ का जो सिचुएशन है उसको ना फेस करना हो। स्टूडेंट्स, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना है उसको लॉन्च किया गया था। इसका बेसिक मैंडेट क्या था कि 1 करोड़ जो रूफटॉप के ऊपर में सोलार पैनल्स उनको लगाया जाएगा। अभी आप देखिए कि 8 लाख के आसपास जो सोलार पैनल्स वो लगी हैं। 8.5% जो स्कीम का जो टारगेट है उसको यहाँ पे अचीव किया गया है। हमारे मिनिस्टर्स के द्वारा कहा गया है कि आने वाले 2-3 ईयर्स के अंदर में ये जो टारगेट है उसको अचीव कर लिया जाएगा। स्कीम के पर्सपेक्टिव से क्या किसी तरीके का डोमेस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, सॉरी, क्या किसी तरीके का जो सब्सिडी है वो प्रोवाइड किया जाता है? तो यस स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सब्सिडी यहाँ पे हुआ करता है। कितने आपका जो पैनल है वो कितना किलोवोट का है। अगर आपका 3 किलोवोट का पैनल है तो आपको 75,000 का जो सब्सिडी है वो यहाँ पे प्रोवाइड रहेगा गवर्नमेंट के थ्रू। क्यों स्कीम को क्यों लॉन्च किया गया था? तो आप देखिए कि स्कीम को लॉन्च इसी वजह से किया गया था कि सोलार जो एनर्जी है उसको पोटेंशियल को यूटिलाइज किया जाए इंडिया के द्वारा। एक तो इंडिया का प्रेजेंस इस तरीके से है कि मैक्सिमम ईयर के अंदर में आपको जो सोलार का जो डायरेक्ट जो कॉन्टैक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। सेकंड, आप देखिए कि हमारा जो ओवरऑल जो इंस्टीट्यूशंस का जो बिल्डिंग है वहाँ पे सोलार के जो पैनल्स वो लगाए गए हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हुआ है। बस हाउस होल्ड के जो रूफ टॉप के एरिया है वहाँ पे लैकिंग था इसका, तो उसी वजह से उसको प्रमोट करने की रिगार्डिंग में ये जो स्कीम है उसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रसिया के पर्सपेक्टिव से है, वर्ल्ड के रिगार्डिंग में है। रसिया का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे यूक्रेन की फोर्सेज के द्वारा एक आप देखिए अटैक को कैरी आउट किया गया। ड्रोन का अटैक है रसिया की रिफाइनरी के ऊपर में, जिसमें एक मदर है, एक चिल्ड्रन है, उनका यहाँ पे डेथ हुआ है। रसिया आप देखिए कि इजराइल की फोर्सेज के द्वारा भी वेस्ट बैंक का जो एरिया है वहाँ पे एक ऑपरेशन को कैरी आउट किया गया जिसमें भी कुछ पर्सनस का डेथ हुआ है। इजराइल की रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो गाजा स्ट्रिप के अंदर में यूएस के जो प्रेसिडेंट के द्वारा एक प्रपोजल रखा गया था कि गाजा का जो पॉपुलेशन है वो इजिप्ट के वहाँ पे या जॉर्डन के वहाँ पे उनको डिस्प्लेस कर दिया जाए, वहाँ पे उनको कैरी आउट किया जाए। तो आप देखिए कि उस प्रपोजल को इजिप्ट एंड जॉर्डन के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, कतर के द्वारा उसको एंडोर्स किया गया था। स्टूडेंट्स, बुर्किना फासो है, माली है और नाइजर नाम का जो कंट्री है, वेस्टर्न अफ्रीका का जो ब्लॉक है जिसको कि हम इकोवॉस के नाम से भी जाना करते हैं। इकोवॉस बेसिकली क्या है? इकोनॉमिक, आप देखिए कि वेस्टर्न अफ्रीका कंट्रीज का एक इकोनॉमी की एक ग्रुप है जिसको कि 1975 के समय सेटअप किया गया था, उससे इनके द्वारा एग्जिट है वो किया गया है। बुर्किना फासो है, माली है, वो नाइजर है। रिसेंटली फ्रांस की जो फोर्सेज हैं उनके भी विड्रोवल की रिगार्डिंग में ये एरियाज हैं वो न्यूज़ के अंदर में थे, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज। आप देखिए कि एशियन जो यहाँ पे ईयर है उसके रिगार्डिंग में है, चाइनीज ईयर भी इसी समय में सेलिब्रेट है वो हुआ करता है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा रसिया का जो बेस है वो सिचुएटेड है सीरिया का जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है मेडिटेरियन सी के वहाँ पे। तो आप देखिए उस बेस को रिटेन किया जा सके रसिया के द्वारा, इसी वजह से सीरिया के वहाँ पे जो HTS के द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया है, उन अथॉरिटीज़ के साथ में जो टॉक है उसको कैरी आउट किया गया। M3 नाम का आप देखिए कि एक इंसर्जेंट रेबल ग्रुप है। 23 मार्च का वो डे है जब इनके द्वारा जो अपना जो एक्टिविटी है उसको कैरी आउट किया गया था, उसी की वजह से इनका जो नेम है वो आपको
M23 है वो देखने के लिए मिलेगा। M23 के द्वारा आप देखिए कि कोंगो का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे गोमा नाम की जो सिटी है उसको कंट्रोल के अंदर लिया गया है। अब आप देखिए कि रवांडा के द्वारा इनको बैक किया जाता है कोंगो के अंदर में, और रवांडा के द्वारा ट्रूस का जो कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग में भी यहाँ पे डिस्कशन है। तो एक बार आप कोंगो एंड रवांडा का जो लोकेशन है उसको जरूर से देख लेना, कहाँ पे ये सिचुएटेड है और कौन से नाइबर कंट्रीज हैं इनके। वेस्टर्न अफ्रीका की जो कंट्रीज है उनको भी एक बार आप देख लेना, बुर्किना फासो है, माली है, नाइजर है, काफ़ी बार हमने इनको देखा है। और 1975 के समय जो इकोनॉमिक ग्रुप है वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज का वो फॉर्म हुआ था अबूजा के, वहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इनको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।